हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लोहागढ़ परिवार पे और लोहागढ़ स्टडी पॉइंट जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप सभी का स्वागत है। हम आपको बहुत अच्छी तरह से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हुए पढ़ा रहे हैं सब, चाहे वो मनोज सर हों, ब्रजेश सर हों या फिर जितेंद्र सर हों, सब अच्छी तरह से तुमको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आराम से नोट्स बनाएं और जितना भी हो सके कमेंट करके हमें बताया करो कि सर हमको ये चीज़ पढ़नी है कि यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप उसको दोबारा से रिपीट कर दें तो हम उसको रिपीट करने की भी कोशिश करेंगे। और वैसे भी हम जो भी अगले दिन पढ़ाया होता है या पिछले दिन पढ़ाया होता है उसको पहले से ही यहाँ पे कंप्लीट करके चलते हैं और नोट्स बनाते चलें, अच्छे नोट्स बनाते चलें। ठीक है, मैंने बताया था कि 2 कॉपियाँ बनानी है। साइंस की कितनी कॉपी बननी चाहिए, केमिस्ट्री की 2। एक तो बननी चाहिए रफ कॉपी ब्लैक पेज की, एक बननी चाहिए वाइट पेज की। जो यहाँ लिखें, जो मैं यहाँ लिखा हूँ और उसको उसमें कॉपी करें तो वो तो रहेगी ब्लैक पेज की। ठीक है, उसको दोबारा से जब नोट्स में कन्वर्ट करेंगे तब वो रहेगी वाइट पेज की। 2 बार रिवीजन होगा, एक बार तो यहाँ कराऊंगा मैं, एक बार यहाँ पढ़ाऊंगा, एक बार ब्लैक कॉपी पे और एक बार वाइट कॉपी। 3 बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो क्लास 11th का पहला चैप्टर ही चल रहा था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें भी मैं चला रहा था रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम चल रहे थे हमारे। ये चैप्टर भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लंबे लंबे चैप्टर ही हैं तुम्हारे सिलेबस में, ऐसी कोई बात नहीं। तो रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसकी बात कर रही थी। ठीक है, इसमें मैंने आपको 2 नियम पहले से ही पढ़ा दिए थे। 2 नियम को पहले से ही बता दिया था। एक बता दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये बता दिया था, इसका रिवीजन कर देंगे। ठीक है, देने वाले लेवोशियर थे, लेवोजिए भी लिखा हुआ किसी किताब में, है ना। एक था स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। 2 नियमों की बात हम कर चुके थे। इसको देने वाले प्राउस्ट, ठीक है। 2 नियम की बात कर चुके थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। 2 की बात कर चुका था। बात करें द्रव्यमान संरक्षण के नियम की तो सीधी सीधी बात है कि जो द्रव्यमान है, जो मास है, मतलब टोटल नेचर का या पृथ्वी का या किसी भी अर्थ का टोटल मास क्या रहता है, कंजर्वेटिव रहता है, कंजर्व्ड रहता है। इंग्लिश में बोला जाए द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हैं इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब पूरा टोटल पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, कंजर्वेटिव है, कंजर्व है, ना तो उसको बना सकते हैं और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। ना तो उसको बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, केवल उसका ट्रांसफर किया जाता है, मतलब दूसरा कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों से बना सकते हैं, पूरी तरह से उसको चेंज नहीं कर सकते, नया नहीं बना सकते। द्रव्यमान संरक्षण में एक बात थी कि जब केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करेगी, पालन करेगी। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने की वजह से उसमें क्या लगाया जाता है, उसको जो समीकरण है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा इक्वेशन है, उसको क्या किया जाता है, बैलेंस्ड करना पड़ता है। बैलेंस्ड इक्वेशन करने के लिए ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो किया जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, मतलब बात ये थी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की बात करें हम तो रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज़ें होती हैं। अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में कितनी चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं।
एक तो होता है अभिकारक, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं, एक होता है उत्पाद, एक होता है उत्पाद जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि अभिकारक से जब तुम उत्पाद बनाएंगे, अभिकारक से क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाया जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, रिएक्टेंट से क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसका मास, किसका मास, अभिकारक का मास, मतलब रिएक्टेंट का मास, मास ऑफ रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट का मास और इसका मास, दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। दोनों ही जो मास हैं वो कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ये वाली बात जब होगी तब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जाएगा। लिखेंगे कैसे, लिखना ऐसे है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी का या किसी भी पिंड का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, द्रव्यमान नियत रहता है। इसको ना तो ख़त्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही इसको फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, फॉर्म भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे लिखेंगे, जैसे डाल के, कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान है वो कैसा आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। यदि निश्चित आ रहा है तो वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। कौन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। ये वाली बात तुम कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी तुमने ये वाली बात पढ़ ली है। ठीक है, ये तो था तुम्हारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम ये है कि यदि क्या हो, यदि दो हो, मतलब कोई भी यौगिक है, कोई भी क्या है, यौगिक है, कोई भी यौगिक है या तत्व है, कोई भी यौगिक हो या तत्व, स्थिर अनुपात का मतलब है उसमें यौगिक हो या तत्व, उसमें जितने परमाणु प्रेजेंट हैं या जो उसका यौगिक का आणविक सूत्र है, जो यौगिक का क्या है, आणविक सूत्र है, वो हमेशा कैसा रहता है, स्थिर रहता है। किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र हमेशा निश्चित रहता है। अनुपात, उसके परमाणुओं का अनुपात क्या रहता है, निश्चित रहता है। लिखेंगे कैसे, इसको लिख के ही बताते हैं। लिखेंगे कैसे, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। क्या समझे, क्या समझे, चाहे वह यौगिक किसी भी क्रिया से प्राप्त किया गया हो, मतलब कोई भी प्रोसेस से उसको प्राप्त करें तो उसका जो फॉर्मूला है वो हमेशा क्या आएगा, निश्चित आएगा, अनुपात उनका स्थिर रहेगा। ये कहता है स्थिर अनुपात का नियम। मतलब बात ये थी, जैसे CO2 है, तुमने गैस ले ली CO2, ठीक है, एक अनुपात है, मतलब एक गैस है, अनुपात परमाणु का अनुपात कितना हो गया, 1:2, मतलब एक तो कार्बन का परमाणु, 2 ऑक्सीजन का परमाणु, ठीक है, एक कार्बन का परमाणु है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, ठीक है। अब सुनो आगे क्या होता है कि जो ये अनुपात है, कौन सा, 1:2, किसके लिए, CO2 के लिए, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब सुन लो कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड को कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, नॉर्मली तो 2 तरीका से,
नॉर्मल कितनी तरीका से? 2 तरीका से। एक तो बर्निंग द्वारा, क्या? बर्निंग, और एक होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 तरीके हो सकते हैं नॉर्मली। नॉर्मली कितने तरीके हो सकते हैं? 2। एक तो बर्निंग हो सकती है, चीज़ों को जलाना, और एक हो सकता है श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन। इसमें भी CO2 बन सकता है और इसमें भी बनता है, मतलब दोनों में क्या बनता है? CO2। मतलब चाहे वह यौगिक किसी भी क्रिया से प्राप्त किया गया हो, मतलब अगर CO2 को चाहे बर्निंग से बनाएं या रेस्पिरेशन से बनाएं, उन दोनों का फॉर्मूला एक ही आएगा। दोनों की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसका जो फॉर्मूला है वो हमेशा एक ही आएगा, एक ही आएगा। ये हो गया, यहां तक समझ गए? अब हटाऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पुश करके लिख लिया होगा। अब अगली बात सुनो। अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, मल्टीपल प्रोपोर्शन। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तुम्हारी किताब में इसको देने वाले लिख रहा है डाल्टन। देने वाला कौन था? डाल्टन था। देने वाला कौन लिखा हुआ है? डाल्टन लिखा हुआ। डाल्टन ने इस नियम को दिया था। अब होता क्या है इसमें? होता यह है कि कोई 2 तत्व हैं। क्या है? 2 तत्व हैं। वो दोनों तत्व 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से, दोबारा लिखाएंगे ढंग से, ठीक है? 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएं। क्या बनाएं? यौगिक बनाएं। 2 या 2 से अधिक क्या बनाएं? यौगिक बनाएं। तो तत्वों का समान द्रव्यमान, तत्वों का समान द्रव्यमान, किसका? तत्व का, एक तत्व का दूसरे तत्व के द्रव्यमानों के साथ जब संयोग करेगा तो एक कैसा अनुपात प्राप्त होगा? एक स्थिर अनुपात प्राप्त होगा। एक अनुपात आएगा और वो भी कैसा आएगा? सरल अनुपात प्राप्त होगा। सरल अनुपात प्राप्त होगा, ये ध्यान रखो। कैसा अनुपात प्राप्त होगा? सरल अनुपात प्राप्त होगा। ना समझे? अब समझेंगे, सुनो। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है और ऑक्सीजन एक तत्व, 2 तत्व हैं तुम्हारे पास, ठीक है? एक तत्व ये है हाइड्रोजन और एक तत्व ये है। दोनों ने क्रिया करी। दोनों ने क्या करी? क्रिया की। दोनों ने क्रिया की तो 2 यौगिक बनाए। एक तो बनाया H2O और एक बनाया H2O2। H2O2 मतलब पानी और हाइड्रोजन परऑक्साइड, 2 यौगिक बनाए। मैंने कहा कि पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान कैसा हो? समान हो। ये 2, ये भी 2, ठीक है? तो जो दूसरा तत्व है उसका जो द्रव्यमान है वो भी एक सरल अनुपात में होता है। वो भी किस अनुपात में होता है? एक सरल अनुपात में होता है। वो कैसे? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना? 16। ऑक्सीजन का कितना? 16। एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना? 32। 2 ऑक्सीजन कितना? 32। 2 ऑक्सीजन कितना? 32। अगर दोनों का रेशियो बनाएं, दोनों का रेशियो बनाएं तो 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। दोनों का सरल अनुपात हो जाता है। दोनों का क्या हो जाता है? सरल अनुपात हो जाता है। यही है गुणित अनुपात का नियम। यही है गुणित अनुपात का नियम। समझ गए? इसकी स्क्रीनशॉट तो क्या लेंगे तुम? चलो लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तो क्या लेंगे? छोड़ो। सुनो, अब लिखेंगे कैसे? यदि दो तत्व संयोग करके, संयोग मतलब
जुड़कर, संयोग करके, कंबाइन होकर करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो निर्माण करते हैं तो पहले तत्व के द्रव्यमान दूसरे तत्व के द्रव्यमानों के साथ जुड़कर दूसरे तत्व का द्रव्यमान भी एक सरल पूर्णांक होता है। कुछ चीज रहता ना गई, मुझे ऐसा लग रहा रह गई वो यार। पहले तत्व के समान द्रव्यमान समान रह गया है। समान द्रव्यमान दूसरे तत्व के द्रव्यमान के साथ जुड़कर दूसरे तत्व का द्रव्यमान भी एक सरल अनुपात होता है। जब दूसरे तत्व से के साथ जुड़ेगा तो अनुपात कैसा आएगा? सरल अनुपात आएगा। द्रव्यमान एक सरल पूर्णांक होता है और पूर्णांक भी किसमें? अनुपात में। सरल अनुपात में होता है, ऐसे लिख लो, में होता है। सरल अनुपात में होता है, ये सही है। सरल अनुपात में होता है। जैसे लिखेंगे कैसे? जैसे H2 व O2 मिलकर दो यौगिक H2O तथा H2O2 बनाते हैं। H2O व H2O2 दो यौगिक बनाते हैं। H2 बनाते हैं तो हाइड्रोजन के समान परमाणु ऑक्सीजन के परमाणुओं से जुड़ता है। तो H2O में ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 तथा H2O2 में कितना? में 32 होता है। तो यह 1:2 1:2 में होगा। कैसे होगा? वो वाली बात मैं पहले ही बता चुका था। नहीं बता चुका तो और भी लिख सकते हैं। कैसे? H2 के बराबर हैं, यहाँ लिख दो H2O और H2O2। यहाँ ऑक्सीजन का 16 है, इधर 32, अनुपात बनाओ 1:2 हो गया। 1:2 हो गया, दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिख देखते हैं 1:2, इधर लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हटाऊं? सुनो,
अब बात करते हैं गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम। गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम। अगला है गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम। गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम ये क्या कहता है? यदि गैसों का संयोग समान ताप तथा दाब पर हो और प्राप्त यौगिक भी गैस हो तो इनका द्रव्यमान सरल अनुपात में होता है। सरल अनुपात में होता है। समझिएगा? क्या समझेंगे? अभी समझेंगे। कैसे? माना का ही लिखेंगे, सीधा लिख लो। यदि दो गैस H2 तथा Cl2 आपस में जुड़कर HCl बनाते हैं तो निम्न क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? H2 प्लस Cl2 चेंज हो गया HCl 2। तो इधर 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है और यहाँ पे 2 मोल है। 1 मोल है और उधर 2 मोल है। तो गुण ये हो गया, गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम हो गया। मतलब तुम्हारी किताब में 4 रासायनिक संयोग के नियम दे रखे, जो चारों ये नियम थे। ठीक है, सीख लिए होंगे ढंग से। कल बात करेंगे किसकी? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और आवोगाद्रो की परिकल्पना, उसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर बात करनी है सिग्निफिकेंट नंबर की। किसकी बात करनी है? सार्थक अंकों की बात करनी है। और फिर तुम्हारा कल की लास्ट क्लास में ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें। ठीक है, और ये ध्यान रखा करो, जैसे ही क्लास तुम्हारा सुबह नोटिफिकेशन आई, सुन लो अब ढंग से। अगर सुबह नोटिफिकेशन आई, ठीक है, जैसे ही तुमने सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो कर लें। जैसे ही सुबह नोटिफिकेशन आएगा, या तो तुम सुबह ही क्लास को देखो, और किसी कारणवश तुम अगर स्कूल गए हो या कहीं गए हुए हो तो फिर क्या करें? जैसे ही छुट्टी हो पहले उस क्लास को देखो, और जैसे ही क्लास चालू करें उसको अपने दोस्तों को फैला दो। उसके बाद क्लास देखना चालू करना है। ठीक है, चलो अब पढ़ाएंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।